हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद मैं फिर से वीडियो डाल रही हूँ टॉपिक्स पे। केमिस्ट्री के बीच में गैप हो गया था, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यूटी में वीडियो डालूँ। आज का जो टॉपिक है वो 11th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो है वो फोर्थ चैप्टर है 11th क्लास का, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। आज हम जानने वाले हैं केमिकल बॉन्ड्स। इट मीन्स जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बन रहे हैं, उन वो एक दूसरे से कैसे अट्रैक्ट है, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन है उनके, हम A to Z आज इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। जैसे ही नाम आ रहा है केमिकल एंड बॉन्ड, जितने भी केमिकल्स हैं वो सब के सब कैसे हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट है, होल्ड है। एटम्स जो है एटम से मिलके ही बने होते हैं, वो एटम जो है एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं, वो बॉन्ड क्या कहलाता है, वो बॉन्ड कहलाता है केमिकल बॉन्ड। अगर मुझे डेफिनेशन देनी हो या हमें समझना हो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, क्या होता है, वो फोर्स जो एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इट जस्ट नथिंग, जस्ट अ फोर्स जो उस एटम्स को होल्ड पकड़ के रखता है उस मॉलिक्यूल के अंदर, उसी को हम बोल देते हैं कि इट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। अच्छा, अब हमारे दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ओके, हमने पढ़ लिया कि केमिकल बॉन्ड क्या है, बट इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। जब एटम्स है फ्रीली घूमो, आराम से घूमो, नीड क्या है कि उसको बॉन्ड बनाने पड़े और वो केमिकल बॉन्ड कहलाए। बॉन्ड बनाने की नीड क्या पड़ी। देखिए, सपोज करिए हम अकेले हैं, ठीक है, मैं अगर अकेली हूँ, सिंगल हूँ, तो मुझे जितने भी काम करने होंगे, सपोज मुझे घर का काम करना है, बाहर का काम करना है, तो मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड है ही नहीं कि मैं किसी की हेल्प ले सकूं, क्योंकि मेरा बॉन्ड ही नहीं बना है, मैं अकेली हूँ इसलिए, ठीक है। अब मेरे को कोई भी काम करना होगा ना, तो मैं कैसे करूँगी, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए उसके लिए, और वो भी ज़्यादा चाहिए एनर्जी। एनर्जी क्या चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए। क्या मैं स्टेबल रह पाऊँगी, नहीं, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल स्टेबल नहीं रह पाऊँगी। मुझे ऐसा लगेगा कि इधर वाला काम भी करना है, उधर वाला काम भी करना है, सारे कामों की मुझे टेंशन रहेगी। तो एक तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, मैं अनस्टेबल हो गई हूँ कि मेरे को काम करने की जरूरत पड़ रही है। दूसरा, मेरे अंदर जो एनर्जी है वो मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, इट मीन्स मुझे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। बॉन्ड, मेरे को दो शब्द याद आ गए यहाँ पे, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी। अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन नीड क्या है, नीड क्यों है, पहला आ जाता है स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी। कोई भी बॉन्ड बनता है ना, तो वो स्टेबिलिटी के लिए बनता है। इट मीन्स वो अकेला घूम रहा है तो वो स्टेबल नहीं है, बट जैसे ही उसे कोई पार्टनर मिलता है, उसे साथी मिलते हैं, वो कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। फॉर स्टेबिलिटी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सेकेंड वन इज टू डिक्रीज एनर्जी, अपनी एनर्जी को वो कम करने के लिए बॉन्ड की हेल्प लेता है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे घर पे मम्मी है, पापा है, भाई है, तो हम सब में काम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो काम मुझे अकेले करने पड़ रहे थे, अब वो क्या है, डिवाइड हो चुके हैं 4-5 लोगों में। इट मीन्स मुझे कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, तो मेरी जो पहले एनर्जी थी वो 4-5 लोगों के आने की वजह से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। इट मीन्स मेरी एनर्जी के अंदर क्या आ गई है, डिक्रीज हो गया है। और जैसे ही मेरी एनर्जी डिक्रीज हुई, मैं खुश रहूँगी, तो मेरे अंदर स्टेबिलिटी, मेरी मेंटल हेल्थ कैसी हो गई है, अच्छी हो गई। इट मीन्स मेरे को मेंटल स्टेबिलिटी भी मिल गई, स्टेबिलिटी भी मिल गई मुझे, एनर्जी भी डिक्रीज हो गई। थर्ड, जो बॉन्ड फॉर्मेशन ये करते हैं वो किस लिए करते हैं, जैसे ही बॉन्ड बनेगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही बॉन्ड बना, स्टेबिलिटी आ गई। अब जब इंसान स्टेबल है, वो दूसरे से रिएक्ट क्यों करेगा, है ना। अगर मैं खुश हूँ कि मेरा एक पार्टनर है, मैं उसके साथ खुश हूँ, तो मैं, कोई और मुझसे बॉन्ड बनाना चाहेगा तो मैं क्यों बॉन्ड बनाऊंगी, क्यों, क्योंकि मैं स्टेबल हूँ। इफ आई एम स्टेबल, तो मैं वो सेकेंड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करूँगी, बट इफ आई एम नॉट स्टेबल, तो मैं शायद बॉन्ड बनाना चाहूँगी फॉर स्टेबिलिटी। तो अगर मैंने बॉन्ड बनाया,
तो मैं स्टेबल ही नहीं थी, ठीक है। अगर मैं स्टेबल हूँ तो मेरी रिएक्टिविटी वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, मैं रिएक्ट ही नहीं करूँगी किसी भी चीज़ पे। इट मीन्स कोई भी केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या है, वो फोर्स होता है जो एटम्स को किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या करता है, जोड़ के रखता है। और नीड, ज़रूरत क्या पड़ गई हमें केमिकल बॉन्ड की, इट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन की, स्टेबिलिटी के लिए, डिक्रीज एनर्जी, एनर्जी को कम करने के लिए, सेकेंड डिक्रीज रिएक्टिविटी, जो जितना स्टेबल होगा उतना ही वो कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब जब ये सब चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड की भी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में पहला आता है आयोनिक बॉन्ड, जो आयंस के बीच में होता है, आयोनिक बॉन्ड जो आयंस के बीच में होता है, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत सारे होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक और होता है वेंडर वॉल्स बॉन्ड। तो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड है, जिसके बारे में मैंने बता दिया कितने टाइप्स के हैं, 1 2 3 4 6 टाइप के आपके बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड होते हैं। अब इसमें से आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको हम धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन करने से पहले ना हम कि आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड पे जाएं, सबसे पहले एक इसमें आता है ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा साफ नहीं हो सकता है, अब हम बात करने वाले हैं ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जो एटम होता है ना उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में क्या होने चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, इट मीन्स लास्ट वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल should contain 8 और 2 इलेक्ट्रॉन, या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। 8 और 2 क्यों बोले, क्योंकि 8 और 2 किस में होते हैं, नोबल गैसेस में होते हैं, और नोबल गैसेस कैसी होती हैं, स्टेबल होती है, और उन्हें चाहिए क्या, स्टेबिलिटी ही तो चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल के एटम को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इट मीन्स वो क्या है, स्टेबल है, क्योंकि उसने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है, नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन को। 8 तो ऑक्टेट रूल से समझ आ गया, बट सेकेंड का क्या रोल है हमें पता है। हीलियम के जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड हीलियम वो भी क्या है, नोबल गैस है, और वो भी कैसा है, स्टेबल है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल हमने बात कर ली कि लास्ट वैलेंस शेल और या आउटर मोस्ट शेल में क्या होने चाहिए, 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट एक्सेप्शन है इसमें भी, ऑक्टेट रूल के भी क्या है, एक्सेप्शन है। देखिए ये है केमिस्ट्री, यहाँ पे आप एक चीज़ पढ़ोगे ना वो सब पे लागू हो रही होगी, बस एक इंसान ऐसा आपको मिल जाएगा, एक एटम ऐसा मिल जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऐसा मिल जाएगा जिस पे वो बात लागू ही नहीं हो रही होगी, और वो क्या कहलाते हैं केमिस्ट्री में, एक्सेप्शन कहलाते हैं। और सारे आपको एक्सेप्शंस याद होने चाहिए, बीच बीच में एक्सेप्शन आते रहेंगे, ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसका रीज़न ना कई बार एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हम, क्यों, क्योंकि वो ऑब्जर्व की गई है, एक्सपेरिमेंटली चीज़ जो है बताई गई है, सो उसका रीज़न कभी कभार हमारे पास भी नहीं होता है। तो एक्सेप्शन कहाँ आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला 2, ठीक है, पहला ही आ गया, 4 हाइड्रोजन लाइक मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है क्या है, 1s1,
ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये अपने एस शेल वाले जो शेल है उसमें एक और इलेक्ट्रॉन कर सकता है, जिससे क्या हो जाएंगे इसके 1s2 हो जाएगा, और जैसे ही 2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 होता है। दो देखो, दो मैंने इसलिए बताया कि दो होने चाहिए नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, बट ऑक्टेट का मतलब ही क्या है, 8। वो इन 8 सब में होने चाहिए, बट हाइड्रोजन जैसे कुछ मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स जो है उसमें कितना आता है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अचीव कर पाता है वो। स्टेबल वो भी है, बट स्टिल ऑक्टेट, ऑक्टेट इन द सेंस 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है। ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल के में समझाती हूँ आपको मैं, BeCl2। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास 8 तो क्या 2 भी नहीं है और कम है 8 से, ठीक है, स्टिल वो क्या है, स्टेबल है। ये भी एक्सेप्शन है, ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो स्टेबल क्यों है। जैसे कि बेरिलियम में देखो, आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, कितना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2। मैं कंपाउंड फॉर्मेशन जो है हम बाद में भी सीखेंगे, अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड 2, साथ में क्या है, 2 Cl है, Cl, एक Cl मैंने इधर लगा दी। Cl के जो हैं 7 होते हैं, ये बेरिलियम की थी। Cl के जो होते हैं 1s2 2s2 2p6 2 4 10 11 ठीक है, 7 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। अब एक Cl को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है कि उसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस Cl को भी एक की नीड है, इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, अब बेरिलियम के मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने बैठूंगे तो कितने हैं, 1 3 एंड 4, इसके पास कितने हैं, 4 है। स्टिल ये क्या है, स्टेबल है। स्टिल ये क्या है, स्टेबल है, जो कि हमारे किस में, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन में आ रहा है, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, एक और आता है, वो क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। थर्ड की मैं बात करूं तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो भी इसका क्या है, एक्सेप्शन है, जैसे कि PCl5। ठीक है, अगेन मैं आपको बना के दिखाती हूँ। P में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, एंड Cl में जो होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक बार मैं आपको बना के दिखाती हूँ। P है, इसके पास 5 है, 1 2 3 4 5। Cl भी बना दीजिए, 1 2 3 4 5, Cl बोले थे 5 बना दिए। सभी के पास 7 है। अब हर एक ये डॉट डॉट ना, अभी मैं बताने वाली हूँ क्या है, डॉट इज इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके। इस Cl को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस Cl को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस Cl को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, सभी को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने भी 8 पूरे कर लिए अपने, इसने भी 8 पूरे कर लिए, 8 पूरे कर लिए, 8 पूरे कर लिए, सब Cl क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके। अब हम P के पास खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस P के पास कितने हैं,
10 इलेक्ट्रॉन है, ये तो ऑक्टेट रूल्स में आ ही नहीं रहा, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, स्टेबिलिटी तब मिलेगी। बट स्टिल ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, स्टिल ये बहुत स्टेबल कंपाउंड है। हाउ? एक्सेप्शन है, हम एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं इसको। क्लियर है? फोर्थ वन इज, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, फोर्थ वन इज नोबल गैसेस कंपाउंड। नोबल गैसेस कंपाउंड। अब जो इंसान, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को ही पाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और अब उसी के कंपाउंड हम बना दें, समझ रहे हो आप? जो लोग नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को ही पाने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि इसी का कंपाउंड बना दो। अरे वो अचीव क्या करेगा? जब लोग उसके जैसा होने चाह रहे हैं, वो किसके जैसा होगा? ये क्या होते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। भैया जो स्टेबल है उसको क्या जरूरत है कुछ और बनने की? ठीक है, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। बट कुछ जैसे कि जिनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड्स होते हैं ना, वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये कंपाउंड्स जो है बन जाते हैं, बट स्टिल ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है? एक आते हैं आपके इसमें, एक और एक्सेप्शन आती है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी आती है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, सॉरी बीच में कुछ काम आ गया था, यहाँ पे समझाती हूँ मैं आपको। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इट मीन्स वो स्टेबल तो है बट उसके पास क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक है, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 है, ओके, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले लिए इसमें। इज इट क्लियर? ले लिए इसमें, क्या बन गया ये, देखो डबल बॉन्ड बना लिए, और इसके पास 4 ये बच गए, क्योंकि 2 ये शेयरिंग हो गई थी बॉन्ड में। अब इसके पास कितने बचे? 1 2 एंड 3। अब इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है, इसके पास तो 7 ही है, इसके पास 8 है, ये तो गुड, ओके, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है ऑक्सीजन, बट ये नहीं कर रहा है। और इसके पास और देखिए 1 2 3, 3 बच गए इस पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इसके पास? 3 बच चुके हैं, एंड विच इज ऑड, तो इसी को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जो एक्सेप्शन है। इट मीन्स वो एग्जिस्ट कर रही है, बट वो क्यों कर रही है वो ये ऑक्टेट रूल वाले भाई साहब नहीं बता पा रहे हैं। इज इट क्लियर? मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बता दिया है, सॉरी केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो समझा दिया है। उसके बाद हमने बात करी है ऑक्टेट रूल की, बात कर ली है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 बॉन्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ज़्यादा अगर मैं फास्ट ना बोल रही हूँ तो। थोड़ा स्लो बोलना चाहिए मुझे, गलती कर देती हूँ। चलिए, उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, लुईस सिंबल, ठीक है, जो अभी मैं बना रही थी ना, एक सेकेंड, जैसे मैंने अभी बनाया था, इसके 5 होते हैं, ऐसे बनाया था, इसको बोलते हैं लुईस सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं ये और बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो फोकस है ना, वो आपको कंसेप्ट समझ आए उस पर है, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैं पूरा इतना लिखने बैठूंगी, आपको मेरी राइटिंग समझ आए ना आए। इफ़ यू वांट कि आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे पर्सनली बोल सकते हो, अदरवाइज मेरा फोकस रहेगा कि मैं कंसेप्ट क्लियर करूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना थ्योरेटिकल में चीज़ें लिखने लगी तो या तो वो वीडियो ही बन पाएगी या मैं लिख ही पाऊंगी, 2 ही काम हो पाएंगे, एक ही काम हो पाएगा, सॉरी 2 बोलिए। सो मैं कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। लुईस सिंबल के बारे में बात करते हैं। लुईस सिंबल सिंपल सा है, दिस वन
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस सिंबल में जो मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया ना बच्चे, दिस वन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए हमने। कौन से इलेक्ट्रॉन लिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लुईस सिंबल जस्ट कुछ नहीं होता है, सिंबल सिंबल लुईस साइंटिस्ट थे, उसने दिया था, इसलिए लुईस सिंबल। एंड नाइट्रोजन जो एन सिंबल होता है वो सिंबल लिया है। एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। इससे ना क्या पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर, इस सिंबल से मुझे क्या पता चला है कि उस एटम के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है या कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जस्ट दिस, और कुछ इसका काम नहीं है। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा बना मिलेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ओनली ये चीज याद रखनी है, ओनली हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि आयंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ आयोनिक बॉन्ड। नाम से ही मुझे पता चल रहा है मैं किसके बॉन्ड, मतलब किसके बीच के बॉन्ड की बात कर रही हूँ? आयंस के बीच में। अब व्हाट इज आयन? आयन क्या होता है? ठीक है, आयंस क्या होते हैं? आयंस दो तरीके के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। वो एटम जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम आयंस कहते हैं। किसी भी चीज पे क्या है, चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? आयंस बोल देते हैं। ठीक है, कैटायन और एनायन। कैटायन इट मीन्स जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज है। अब ये प्लस और माइनस बेटा मैथ्स की तरह नहीं है, सिंपल के प्लस का मतलब हमने जमा कर दिए, माइनस में हमने घटा दी, नो। यहाँ पे प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हुए, इट मीन्स कम हुए हैं। माइनस का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। ठीक है, अपोजिट है यहाँ पे, मैथ से बिल्कुल अपोजिट चलना है। ठीक है, ये कैटायन और एनायन। एक इसमें आता है पोलर मोलिक्यूल, मैं डिफाइन कर देती हूँ क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे कि NaCl, इस पे क्या है पॉजिटिव, इस पे क्या है नेगेटिव, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ? पोलर मॉलिक्यूल। एक टर्म और आपको देखने को मिलेगी, व्हाट इज पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है? पोलैरिटी की बात हो रही है तो उस पर क्या है? चार्जेस की ही बात हो रही है। पोलर का मतलब चार्ज ही है, अगर हम याद करने के कंसेप्ट से रखें, पोलर मतलब चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे? आपको कैटायनिक और एनायनिक दोनों चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि आयोनिक, अच्छा आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, सॉरी मैं बताने भूली। हाँ, आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? कंप्लीट ट्रांसपेरेंस, कंप्लीट ट्रांसफेरेंस of electron from one atom to another atom to form ionic compound. आयोनिक बॉन्ड क्या है? कंप्लीट ट्रांसफेरेंस। इट मींस एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे एटम को दे रहा है। इट मींस मेरे हाथ में ये एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक एटम है, दिस वन अनदर एटम। ये जो है कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? ये कंप्लीट अपनी, ये इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? दूसरे एटम के पास, जिसने देने के बाद ये स्टेबल हो गया और लेने के बाद ये स्टेबल हो चुका है। क्लियर है? तो एक एटम है कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? इस दूसरे एटम को। देखो अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एग्जांपल मैं ले लिया मैंने NaCl। ठीक है, सबसे पहले आपको जो स्टेप 1 है आयोनिक बॉन्ड देखने में, वो होना चाहिए दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। ठीक है, सोडियम का क्या होता है बेटा? 11,
11 होता है एटॉमिक नंबर, सो 1s2 2s2 2p6 3s1 यही होता है। Cl का 17 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 दो दो चार 6 10 ठीक है ओके। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में शेल की बात हो रही है। आपको सिर्फ ये नहीं लेना है कि आपने लास्ट वाला देखा पी दिख रहा है मुझे, पी के 5 हो गए, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट शेल। शेल मतलब शेल जो आप ये पढ़ते हो, के शेल, एल शेल, एम शेल, इस शेल की बात कर रही हूँ मैं, शेल पूरा शेल। 3 तीसरे शेल की बात हो रही है, तो ये पूरा शेल लेना है हमें यहाँ पे, इज इट क्लियर? ओके 5 और 2 कितने हो गए हैं 7, इसके पास कितना है 1, इसके पास कितने हैं लास्ट में 1, ठीक है। और इधर देखिए यहाँ पे इसके अंदर इस वाले में क्या है 8, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, कौन, सोडियम, तो इसके पास लास्ट में कितने बचेंगे 8 बचेंगे, वो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। और Cl को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है लॉस कर दिया है लाइक दिस, वो स्टेबल हो गया। तो लॉस करा, मैंने बताया था लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है, Cl को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो मैं अगर यहाँ पे बना के दिखाऊं इसको, बहुत इजी है ये चैप्टर, बहुत ध्यान से समझोगे। और मेरे से ही नहीं, बहुत इतने टीचर से इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना समझने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हाँ 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 रट लिया, नो, कंसेप्ट के साथ आप जाओगे ना, बहुत अच्छा चैप्टर है। सो हाँ Na है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, मैं एक ही बना रही हूँ, इधर से क्लियर होगा। और इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, मैंने लास्ट वाले ही बनाए। मैंने क्या बोला आपको, लुईस सिंबल में क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लेने, मैंने दोनों के बैलेंस लिए। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसे दे देगा तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल, और ये भी क्या हो जाएगा स्टेबल। Na पे कैसे पॉजिटिव लगा दो और Cl पे कैसे लगा दो नेगेटिव लगा दो, तो ये हमारा कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मैम ये ना कैटायन और एनायन के बीच का बॉन्ड होता है, इट मीन्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आई होप क्लियर होगा। आप बहुत सारे हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इतने सारे कंपाउंड से बना बना के देखिए, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली, चलो कि आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, कुछ ना इसके फैक्टर्स हैं, कुछ क्या है बेटा इसके फैक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो अफेक्ट करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड को कैसे। फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। पहला मैं फैक्टर की बात करना चाहूंगी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपने चैप्टर 3 में अच्छे से पढ़ा होगा आई होप। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है मैं फिर भी बता देती हूँ दोबारा से। आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम से, किसी भी एटम से उसका एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक या एक से ज़्यादा, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में से, ये और बात याद रखना, आउटर मोस्ट शेल में से निकाल रहे हैं, वो एनर्जी नहीं जो अंदर से कैसे निकल सकता है ना। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, या हम क्या बोल सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, वो क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर मैं आयोनिक बॉन्ड की बात कर रही हूँ तो वो कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए कि हाई होनी चाहिए। लो इन द सेंस किसी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी
ये एटम है, एनर्जी मेरे पास कम है, क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाऊंगी? ऑब्वियसली नॉट, नहीं हो पाएगा। मुझे एनर्जी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, इस एटम से तो ज़्यादा ही चाहिए मुझे, कि मैं उस जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ना उसको पकड़ के मैं बाहर निकाल सकूं। अगर मेरे पास एनर्जी हाई होगी तभी पॉसिबल है। इट मीन्स मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी चाहिए? हाई चाहिए, ज़्यादा चाहिए, जैसे कि केटाइंस में चाहिए होती है ना। मैंने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, तब Na पॉजिटिव निकल गया। अगर मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ही नहीं, मैं ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाऊंगी, रिमूव नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं इसे, दोनों नाम से ही, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, अब जैसे कि मैंने कैटायन की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन, मैंने कैटायन की बात कर ली है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव मैंने कर दिया है, कैटायन में इलेक्ट्रॉन रिमूव भी होता है। अब एनायन की बात भी तो होगी, रिमूव करा है तो वो कहीं जा भी रहा होगा। तो ये कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को, या एक इलेक्ट्रॉन मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, एक नहीं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। ठीक है, ये एनर्जी क्या आती है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सॉरी, आप ना यहाँ करेक्ट करो मुझे, आयोनाइज जो एनर्जी है ना, मैंने हाई बोल दिया था, लो होगा, सॉरी, लो 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 लो, मतलब कहने का मतलब सही था कि मेरे पास जो एनर्जी रिमूव करने के लिए चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, और इस एटम के पास जो होल्ड करके बैठा है इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, तो हमें वहाँ पे वो लिखना था। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमें हाई चाहिए, हाई चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन की जो एटम को है हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर पाएंगे एटम में। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं एनाइन, एनाइन की बात होगी कि इलेक्ट्रॉन को हमने गेन करवा दिया यहाँ पे। थर्ड हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होती है? जो आयोनिक बॉन्ड है ना वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट मींस एनर्जी वो रिलीज करते हैं, इनका जो डेल्टा एच होता है ना, डेल्टा एच वो नेगेटिव होता है, एनर्जी ये रिलीज करते हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? वो हीट या वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब एक कैटायन और एनायन आपस में बॉन्ड को बनाते हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? दैट एनर्जी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लैटिस एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म। सिंपल लिख लेते हैं हम, व्हेन एन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म। वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अब लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज। इट मीन्स अगर मैं चार्ज को इंक्रीज करती जा रही हूँ तो वो क्या होगा? वहाँ पे लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। साइज की बात करते हैं तो साइज से ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनडायरेक्टली इट मीन्स मेरे पास अगर साइज बड़ा है तो लैटिस एनर्जी कितनी निकलेगी? बहुत कम निकलेगी। अब देखो, लैटिस एनर्जी का क्या मतलब है? अगर कोई मेरे पास छोटा सा बॉन्ड है, ठीक है, उसको मैं तोड़ रही हूँ, एनर्जी भी मुझे क्या लग रही है? ज़्यादा लग रही है। जितनी ज़्यादा मैं एनर्जी निकाल रही हूँ, इसको दे रही हूँ, उतनी ही एनर्जी क्या है? वो रिलीज करेगा। बट कोई भी एक, मैं बड़ा एटम की बात कर लेती हूँ, उसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं तो वो क्या करेगा? कम लैटिस एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज की होता है। चार्ज मैं बढ़ाती जा रही हूँ, चार्ज मैंने बढ़ा दिया है,
जैसे +1 +2 +3 चार्ज में बढ़ा दी। प्लस प्लस का मतलब आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, तो कम इलेक्ट्रॉन होते जा रहे हैं, तो उसका छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, साइज की ही बात आ रही है वहाँ पे भी। ठीक है, तो ये थे आयोनिक बॉन्ड के बारे में, हमने फॉर्मेशन देख लिया उसकी, ठीक है, किस तरीके से फॉर्म होती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और मैं फिर उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सबके बारे में ही हम बीबीटी, वेस्पर, VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी आने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा, अगर मैंने फास्ट ना बोला हो तो। थैंक यू।